चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें मेन क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन, क्या हमारा दुनिया का सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर इंडिया क्या इकोनॉमिक प्लानिंग किया, इंडिया कैसे 5 ईयर का गोल सेट किया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इनमें इंडिया क्या क्या काम किया 1950 टू 1990 में, और फिर किन में सक्सेसफुल हुआ, कहाँ कहाँ फेलियर हुआ, यानी क्रिटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। सबसे बड़ा 3 मेन प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्नोलॉजी के मदद से बनाएं, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए बनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? मेन 2 इश्यूज है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट। तो अनलिमिटेड एक वांट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस दूसरा प्रॉब्लम है। और इन दोनों स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उन रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज है, ऑल्टरनेटिव यूज है। अब हमको ये डिसाइड करना होता है कि उस रिसोर्स का कौन सा वाला यूज अभी हम ज्यादा करें और कौन सा कम करें। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास मान लो कुछ मैदा है, मैं उससे केक और बिस्किट दोनों बना सकता हूं। तो एक रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट है, मुझे तो बहुत सारे केक बहुत सारे बिस्किट चाहिए, जितना बना के बेच पाऊं। लेकिन रिसोर्सेस तो स्केर्सिटी है ना, लिमिटेड है ना, क्योंकि वो मर्जी है उतना मैदा खरीद के नहीं ला सकता। और ऑल्टरनेटिव है मेरे पास दोनों ही, केक बनाऊं बिस्किट बनाऊं। अगर एक ही चीज बन रही होती तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, वही पूरा बना लेता। लेकिन क्योंकि ऑल्टरनेटिव है तो मुझे डिसाइड करना है क्या बनाऊं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम है। तो फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, एक सिलेक्टेड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल से, यानी रिसोर्स से, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं कौन सा कॉम्बिनेशन बनाऊं। 100 केक 50 बिस्किट, 50 केक 100 बिस्किट, कैसे डिसाइड करूं? तो ब्रेड और बिस्किट वाला एग्जांपल से इसको याद रख सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 प्रॉब्लम है, कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करूं, कैपिटल इंटेंसिव यानी ज्यादा मशीन मेड, या लेबर इंटेंसिव यानी ज्यादा हैंडमेड। तो मशीन मेड या हैंडमेड, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करूं, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करूं, पुअर के लिए कि रिच के लिए, मेन के लिए कि वुमेन के लिए, ओल्ड पीपल के लिए कि यंग पीपल के लिए। यही सब प्रॉब्लम्स हमारे इकोनॉमी में रहती है। तो दुनिया में 3 टाइप की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? जहां पे रिसोर्सेस का ओनरशिप, कंट्रोल एंड ऑपरेशन पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, जहां पे गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है। यानी आप जितने मर्जी है उतना प्रॉफिट कमाओ, आपको जैसा बनाना है, जो बनाना है वो बनाओ। व्हाट, हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस का क्या सॉल्यूशन है? व्हाट टू प्रोड्यूस में विच इज प्रॉफिटेबल वो बनाओ, कैसे बनाओ, जो टेक्नोलॉजी चीपर लगे अभी आपको, और फॉर हुम, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बनाओ, जो खरीदने का ताकत रखते हैं। लेकिन यही सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का ओनरशिप, कंट्रोल और ऑपरेशन गवर्नमेंट के हाथ में। वहां व्हाट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट डिसाइड एज पर सोसाइटीज नीड। हाउ टू प्रोड्यूस में विच इज गुड फॉर सोसाइटी एंड नेशन, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस में एज पर पीपल्स नीड, नॉट एफोर्डेबिलिटी, नीड के हिसाब से बनाओ। जबकि मिक्स इकोनॉमी बोलता है यहां पे गवर्नमेंट ने रोल डिवाइड कर लिया प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट हो गया पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट्स हो गए प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट वुड इंटरफेयर एज एंड व्हेन नेसेसरी, प्राइवेट सेक्टर को पूरा पावर दिया जाएगा, गवर्नमेंट थोड़ा रूल रेगुलेशन बनाने पे फोकस करेगी। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड एंड व्हेन दे फेल गवर्नमेंट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस। तो मेन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करे, जहां वो फेल करेंगे वहां गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, या फिर नेसेसरी आइटम में गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, लग्जरी और कंफर्ट आइटम में प्राइवेट पे पूरा छोड़ देगा। इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है। यहाँ पे सोशलिस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो गवर्नमेंट आजादी देना चाहता है। कैपिटलिस्ट इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं और उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं मिलेगा अगर सब कुछ महंगा बिकेगा। तो इंडिया में मिक्स्ड ही पॉसिबल है क्योंकि इंडिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी है जहां स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, यानी प्रॉपर डेमोक्रेसी है। अब आता है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। तो इन सब बेसिस पे इंडिया कैसे काम करता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है? टू रिकवर
फ्रॉम स्टैग्नेंट एंड बैकवर्डनेस। स्टेगनेंसी नहीं रहे, रुका हुआ नहीं रहे इकोनॉमी, और बैकवर्ड नहीं रहे, आगे बढ़े, ग्रोथ करे। तो इसके लिए प्लानिंग जरूरी है। तो मेजर प्लानिंग का मतलब क्या? मेजर इकोनॉमिक डिसीजन डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इंडिया में सारे प्लानिंग, किसको कितना पावर दिया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए, ये सब एक प्रॉपर सर्वे करके फिर डिसाइड किया जाता है। दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या डिसीजन लेना है, किसको पावर देना है, कौन डिसाइड करेगा, ये प्रॉपर सर्वे के थ्रू होता है पूरे इकोनॉमी का। दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसी के थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बना था 1948 में, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड लीडिंग रोल टू पब्लिक सेक्टर। फिर हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने वो मेन रोल दिए पब्लिक सेक्टर को, लेकिन एनकरेज भी किए प्राइवेट सेक्टर को टू टेक पार्ट। तो जब 1950 में हमारा इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करने, पहली बार गवर्नमेंट ने सब कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट किया 1948 में, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया, मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को दिया, लेकिन प्राइवेट को भी एनकरेज किया कि आप लोग भी टेक पार्ट करिए। प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में, जिसके चेयरमैन थे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट वॉज टू एसेस ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स एंड इट्स इफेक्टिव यूज। ये एसेस करने के लिए बनाया गया कि हमारे यहाँ कितना ह्यूमन रिसोर्स है, कितना फिजिकल रिसोर्स है, और उसका इफेक्टिवली यूज कैसे होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 5-5 ईयर करके प्लान बनाना स्टार्ट किया। कमीशन 5-5 ईयर करके प्लान बनाती थी। पहला 5 ईयर प्लान जैसे एग्रीकल्चर के लिए था, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए था। नाउ दिस कमीशन इज विड्रॉन। अब ये कमीशन हटाया जा चुका है। अब नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग अब ये काम देखता है। तो पहला 5 ईयर प्लान इंडिया में बना था 1 अप्रैल 51 से लेके 31 356 तक के लिए, और फिर लास्ट प्लान था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 में। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन हटा लिया गया और नीति आयोग बना दिया गया। हर 5 ईयर प्लान का मेन क्या गोल था? हर 5 ईयर प्लान के तो वैसे तो अलग अलग गोल थे। किसी 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, किसी 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे फोकस किया, लेकिन मेन 4 गोल थे, बेसिक गोल, जिनके अराउंड सारी प्लानिंग की गई। ग्रोथ कैसे लाएं, मॉडर्नाइजेशन कैसे हो, सेल्फ रिलायंट कैसे बने इंडिया, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने इंडिया, और इक्वालिटी कैसे आए। तो ग्रोथ यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे हो, गुड्स एंड सर्विसेज का स्टेडी इंक्रीज होना चाहिए। जीडीपी एक प्रॉपर वे में बढ़नी चाहिए हर सेक्टर में। जीडीपी का शेयर सर्विस सेक्टर में 1990 आते आते 41% हो गया था, जो 1950 में 0 था। तो ग्रोथ का यही एजेंडा इंडिया ने हर 5 ईयर प्लानिंग में ग्रोथ में किया। मॉडर्नाइजेशन में एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ आउटलुक, सोचने का तरीका बदले, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चर से अदर सेक्टर के ऊपर धीरे धीरे इकोनॉमी डिपेंडेंट हो, मतलब एग्रीकल्चर से धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम हो और अदर सेक्टर में डिपेंडेंसी बढ़े। डाइवर्सिफिकेशन हो, हमारे प्रोडक्ट का अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बने कंट्री में, सबको इक्वल राइट मिले, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। नए नए इंस्टीट्यूशंस खोले जाए एजुकेशन और हेल्थ के, और हमारा इंडिपेंडेंट ग्रोथ हो, फॉरेन कंट्री पे हम डिपेंडेंट नहीं हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब यही था, डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल हेल्प कम होती जाए, हमको दूसरे देशों की जरूरत नहीं पड़े। डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्स, अपने देश के रिसोर्सेज को यूज करके डेवलपमेंट आए। फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो, फॉरेन इंटरफेरेंस कम हो। डिपेंडेंसी कम होगी तो इंटरफेरेंस अपने आप कम होगा। फॉरेन कंट्री हमारे प्लानिंग में इंटरफेयर नहीं करेगी फिर, और अपना कैपिटल हम लोग खुद जनरेट करें, पैसे के लिए भी फॉरेन डिपेंडेंट नहीं। और इक्वालिटी का मतलब था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, अलग अलग कास्ट वाइज, अमीरी गरीबी वाइज, उनका वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है सबका। इंडिया अचीव कर पाए देयर बेसिक नीड, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, और जस्टिस फॉर ऑल हो, सबको जस्टिस मिले कानून की नजर में। यही मेन 4 एजेंडा थे जब भी 5 ईयर प्लानिंग बनाया गया। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान जो थे 1950 से 1990, उनका मेन गोल क्या था?
1950 से 1990 में 7 5 ईयर प्लान बने थे। बीच बीच में प्लानिंग रुकी थी, कोई ईयर में ड्रॉट पड़ा था, कोई ईयर में वॉर हो गया था, जिसके कारण बीच बीच में कमीशन का प्लानिंग एग्जैक्टली 5 ईयर फॉलो नहीं हुआ था। बट 1950 से 1990 में 7 5 ईयर प्लान बने थे। उनमें पहला फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। यहाँ पे मेन फीचर क्या था एग्रीकल्चर में, इंटरमीडिएरी यानी जमींदारी सिस्टम को जितना कम किया जा सके, हमारा देश का प्रोडक्टिविटी जो बहुत कम था उसको ग्रोथ किया जा सके, यूएसए से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था उसको कम करें, और एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी जो एग्रीकल्चर पे 70 to 75% था उसको भी रिड्यूस किया जाए। तो पहला 5 ईयर का प्लान इन्हीं बातों पे फोकस था। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, अब प्रॉब्लम क्या थी जिनको टैकल करना था, प्रोडक्टिविटी सबसे कम थी उसको ठीक करना था। अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज बहुत था, लोग काम तो कर रहे हैं बट कमा कुछ नहीं रहे, वो ठीक करना था। रेनफॉल पे बहुत डिपेंडेंसी था मानसून पे, तो इरिगेशन फैसिलिटी को बेटर करना था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं था, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बात नहीं हो रही थी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी और स्मॉल किसानों के पास जमीन थी, लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल थी, उसको ठीक करना था। तो गवर्नमेंट ने 2 एरिया में डिवाइड किया एग्रीकल्चर की प्लानिंग को, लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो लैंड रिफॉर्म में क्या प्लान किया गया, लैंड रिफॉर्म का मतलब है चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग टू ब्रिंग इक्वालिटी। सारी जमीन जमींदारों के पास या बड़े लोगों के पास थी, उनसे जमीन लेकर जो मेन टाइलर्स थे फार्मर्स, उनको वो लैंड दी जाए, जिससे कि लैंड होल्डिंग की ओनरशिप ठीक की जाए, सबको इक्वालिटी मिले। जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया कि इंटरमीडिएरी हटाएंगे और लैंड सीलिंग लगाएंगे। तो लैंड रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने 2 काम किए। तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर के लिए 2 डिसीजन था, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म का फिर 2 ब्रेकअप है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी एंड लैंड सीलिंग। टू मेक टाइल, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी मतलब टू मेक टाइलर्स द ओनर ऑफ द लैंड, जमींदारों से जमीन लेके मेन फार्मर्स को, टाइलर्स मतलब फार्मर्स को दी जाए। दिस ब्रॉट 200 लाख फार्मर्स, 2 करोड़ फार्मर को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आई गवर्नमेंट। इंसेंटिव दिया गया उनको आउटपुट बढ़ाने के लिए, उनको ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसे दिए गए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडी दी। हाउएवर गोल नॉट फुलफिल्ड, पर यह गोल पूरा अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि जो लॉ बने उसके बड़े जमींदारों ने बहुत फायदे उठाए और गरीब किसान को उसका हेल्प नहीं मिला। लैंड सीलिंग का मतलब था लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग। गवर्नमेंट ने प्लान किया कि एक आदमी के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी, और जो जमीन एक्स्ट्रा होगी वो खरीदेंगे पैसा देकर और किसानों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कम पैसे में या फ्री में, ताकि इक्वालिटी आए लैंड होल्डिंग में। ह्यूज लैंड होल्डिंग एक आदमी के पास नहीं है, लेकिन ये गोल भी फेल हुआ, क्योंकि इसको प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना बहुत स्लो हुआ। जमींदार लोग अपने ही रिलेटिव में जमीन को बांट दिए और खुद के हाथ से जमीन कम कर ली, ताकि किसानों तक जमीन नहीं पहुंची। इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या हुआ, केरला, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह तो ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, बट अदर स्टेट में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गवर्नमेंट का सेकंड प्लान था ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। तो लार्ज ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या था, लार्ज इंक्रीज इन फूड ग्रेन बाय यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। ये कौन लाए थे दुनिया में, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग बोल के एक आदमी थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, वो फादर थे ग्रीन रिवोल्यूशन के, और इंडिया में इसको लाए थे MS स्वामीनाथन। 1966 में इंडिया इसको अडॉप्ट की थी। इसके बहुत सारे सक्सेसफुल हुए थे, बहुत सारी सक्सेस मिली थी इसमें। गवर्नमेंट ने HYV सीड्स लेकर आए, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी का प्लानिंग बना, और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज हुए, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, वो कीड़ा को मारने के लिए, जमीन का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल को बेटर करने के लिए। तो 1967 से 68 में इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी 29% से बढ़ा जब ये ग्रीन रिवोल्यूशन आया। HYV सीड्स आई, मतलब यूज वेयर गुड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, ये HYV सीड्स कहाँ पे काम लगी, जिन एरियाज में गुड ड्रेनेज और वाटर सप्लाई था वहां पे ये HYV सीड कायम की। इसमें हाईली केमिकल था, 4 to 10% मोर केमिकल था। पहले स्टेज में ये 60s to 70s में पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु में अप्लाई हुआ, वो भी केवल वीट के ऊपर। सेकेंड फेज में ये 70s to 80s में और भी स्टेट में लाया गया और बाकी क्रॉप पे भी लगाया गया। इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या हुआ, हमारा मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया। किसानों के पास बेचने के लिए, अपने घर में रख के खाने के अलावा बेचने के लिए बहुत एग्रीकल्चर हो गया था। सेल ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बड़ा, जिससे किसान लोग कमाए।
बफर स्टॉक हुआ देश में, एक्स्ट्रा स्टॉक बन गया फॉर फ्यूचर पीरियड के लिए, जब भी शॉर्टेज पड़े तो एग्रीकल्चर का कभी इंडिया में क्या शॉर्टेज नहीं हुआ। लो इनकम वाले ग्रुप को बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन इसका बुराई क्या हुआ, पेस्ट अटैक बहुत हुए, इनकम बढ़ा लेकिन इनइक्वालिटी बहुत बड़ा, अमीर किसान अमीर हुए और पेस्टिसाइड और केमिकल यूज होने के कारण हेल्थ इश्यूज बहुत हुए। इसके ऊपर शॉर्ट नोट, अब एक शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में कि क्या गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी पेस्टिसाइड्स पे, ये HYV सीड्स के ऊपर, क्या वो सब्सिडी फेवरेबल थी कि अनफेवरेबल थी, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। मतलब HYV सीड्स को कम प्राइस पे दिया गया किसानों को, तो बहुत लोगों ने इसको कहा फेवरेबल, बोले क्योंकि फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है, फ्लड और ये सब के कारण बहुत सारा फार्मर लोग का पैसा डूबता है, तो इनको सस्ते में देना जरूरी है ताकि फार्मिंग बेटर हो। बहुत लोगों ने कहा फार्मर बहुत गरीब है, उनको सस्ते में देना जरूरी है, नो सब्सिडी अगर देंगे, सब्सिडी अगर नहीं देंगे तो इनकम का इनइक्वालिटी बढ़ेगा। HYV सीड्स महंगा भी बहुत है, इसलिए भी सस्ता देना जरूरी है गवर्नमेंट का। लेकिन जिन्होंने अगेंस्ट में, उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे देना चाहिए और धीरे धीरे इसको हटा भी लेना चाहिए। सब हर समय ये सब्सिडी देनी जरूरी नहीं है, एक बार दो, लेकिन जैसे ही किसान कंडीशन ठीक हो तुरंत हटा लो। सब्सिडी हर समय बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इससे अमीर लोग इसका फायदा उठा लेते हैं कम दाम में सब्सिडी लेके या कम दाम में सीड्स फर्टिलाइजर लेके, गरीबों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है, इसको हटा लेना चाहिए। सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली क्या सिंबल मिले कि प्राइस शुड बी ए सिग्नल। सब्सिडी तब दो जब चीजें महंगी हो, सब्सिडी तब मत दो जब वो सस्ता हो जाए, और सब्सिडी से अगर वेस्टेज हो रहा हो तो सब्सिडी रोक दो। तो ये दो चीज गवर्नमेंट को ध्यान में रखने का एनालिसिस मिला। तो अल्टीमेट क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से व्हीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, जमींदारी सिस्टम धीरे धीरे बहुत कम हुआ। 1950 से 1990 में देश का एग्रीकल्चर से जीडीपी का फोर्स कम हुआ, मतलब एग्रीकल्चर में जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल घटा। 1990 में 65% पॉपुलेशन एंगेज था एग्रीकल्चर में, जो कि एक टाइम में अराउंड 90% था। इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ सेकंड सेक्टर। तो सेकंड फेज 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने फोकस किया इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के ऊपर, क्योंकि इंडिया में तब मेनली कॉटन, जूट, इन्हीं का इंडस्ट्रीज था। आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री भी आया धीरे धीरे, जमशेदपुर में, कोलकाता में, धीरे धीरे इंडिया का इंडस्ट्री बढ़ने लगा। पहले पूरा रोल पब्लिक सेक्टर का ही था, मेनली रोल गवर्नमेंट का ही था। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल था प्राइवेट सेक्टर में बहुत। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल इतना ज्यादा क्यों था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल का शॉर्टेज था। केवल टाटा, बिरला, अंबानी टाइप के बड़े लोग थे, बाकी लोग के पास उतना पैसा नहीं था इंडस्ट्री सेट कर सके। प्राइवेट सेक्टर को लगता था हर बिजनेस हम क्यों करें, जहां प्रॉफिट है वहीं करें, जहां प्रॉफिट नहीं है वहां हम क्यों करें, जहां डिमांड कम है वहां हम लोग काम नहीं करेंगे। वो प्रोडक्ट फिर कोई नहीं बना रहा था, इसलिए पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा। सोशल वेलफेयर भी एक ऑब्जेक्टिव था, प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट कमाने के लिए जाएगी, तो गरीब लोगों के लिए सामान कौन बनाएगा, इसलिए भी पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा। ये 3 मेन कारण थे इनके लिए पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा। 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बना, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेकर आया। यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन फोकस था पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना, बहुत सारे प्लान प्रोसीड्यूर लेकर आना प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के लिए, ताकि वो लोग भी डेवलप कर सके। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री को कितने वे में क्लासिफाई किया गया इस फेज में, इस सेकंड 5 ईयर प्लान में। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो गवर्नमेंट 17 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को रखा गया, जो आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाती है, एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे एक्सेट्रा। कैटेगरी बी में 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया, जो कि मेनली स्टेट ओन्ड थी। तो कैटेगरी ए में सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड को रखा गया, कैटेगरी बी में स्टेट ओन्ड को रखा गया, जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप की है या स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, जैसे एल्युमिनियम इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और कैटेगरी सी में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को रखा गया, जिनको लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देगी, चलाएगी प्राइवेट लोग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या हुआ फिर, तो इंडिया में एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंसेप्ट आया कि गवर्नमेंट से परमिशन लेके, लाइसेंस लेके आप बिजनेस कर पाओगे मैन्युफैक्चरिंग का। नया इंडस्ट्री सेट करना है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर बैकवर्ड एरिया में बिजनेस खोलना है, टैक्स बेनिफिट लेना है, तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके बिजनेस करो। गवर्नमेंट बोली बैकवर्ड एरिया में खोलो, हम टैक्स में बेनिफिट देंगे, सब्सिडी देंगे,
कम दाम में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कम दाम में रॉ मटेरियल देंगे, तो लाइसेंस लो और बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करो। इसके ऊपर शॉर्ट नोट फिर पूछा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोला गया? जिसका इन्वेस्टमेंट इन एसेट 5 लाख से कम हो, जो कि आपकी अब 1 करोड़ है। ये लोगों का मेन काम था लेबर इंटेंसिव काम करवाना, ताकि बैकवर्ड एरिया में लेबर लोगों को जॉब मिले। लास्ट एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा ये सेक्टर था जॉब देने वाला। बिग फार्म से प्रोटेक्शन का जरूरत था, तो गवर्नमेंट ने ऐसा बहुत सारा बिजनेस बोल दिया जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही करेगी। गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया कि ये सब बिजनेस स्मॉल स्केल वाले ही करेंगे केवल, ताकि बड़ी फर्म वहां नहीं घुसे और कंपटीशन नहीं हो, तो वो लोग जिंदा रह सके छोटे बिजनेस वाले। इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब में बहुत सारा गवर्नमेंट छूट दिया। थर्ड सेक्टर है फॉरेन सेक्टर। तो पहला एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में काम हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे काम हुआ, उसके बाद अलग अलग 5 ईयर प्लान में फिर फॉरेन ट्रेड पे काम हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टू अ फर्म फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि जो चीज इंपोर्ट करे अगर वो खुद देश में नहीं बना सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट बनाओ इंडिया में। इस पे फोकस किया गया। 1950s में इंडिया शेयर इन वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड वाज 1.78%, जो कि आज की डेट में बढ़ के अच्छा खासा हो गया। तो ट्रेड पॉलिसी बनाई गई उसके लिए। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना था, तो गवर्नमेंट ने कहा इन फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्लानिंग बनाई जिससे इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ऐसा बहुत सारा गुड्स जो इंडिया में बनाने का कोशिश किया गया वो नहीं बना पा रहे, तो उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में बनाया गया ताकि फॉरेन करेंसी बचे और इंडिया सेल्फ रिलायंट बने। हाई ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कम किया। गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया, हाई ड्यूटी लगाया इंपोर्ट पे ताकि इंपोर्ट नहीं हो। कोटा फिक्स कर दिया कि कौन सा आइटम किस क्वांटिटी में इंडिया में आ सकता है, उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं ला सकते एक बार में। इसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता था इंपोर्ट घटे और उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में बने, ताकि इंडियन इंडस्ट्री को कंपटीशन से फाइट करने में मौका मिले और इंडियन करेंसी देश के बाहर नहीं जाए, फॉरेन करेंसी में ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़े। ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस क्या हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का? तो जीडीपी का ग्रोथ तो बढ़ा, जो कि 50-51 में 11.8% था, 1991 आते आते 25% के अराउंड हो गया। इंडिया का एनुअल ग्रोथ बढ़ा इंडस्ट्री का 6% से, खाली इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6% से बढ़ गया। कॉटन एंड जूट के अलावा हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने लगे, हम कंज्यूमर गुड्स बनाने लगे। एक्सपोर्ट बढ़ा इंडिया का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा जिससे इंडिया का जीडीपी भी बढ़ा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया में बहुत तेजी से इंडिया काम किया। एक्सपोर्ट घटा, कंपटीशन इंडिया पे प्रेशर कम हुआ। लाइसेंस पॉलिसी से रेगुलेट किया गया, हर चीज को कंट्रोल किया गवर्नमेंट ताकि लाइसेंस का मिसयूज नहीं हो, कंपटीशन प्रॉपर वे में काम करे। लाइसेंस लेने के प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स किया गया ताकि हर कोई वो लाइसेंस नहीं ले पाए। टू मच इनवर्ड ओरिएंटेड था। इंडिया में सिर्फ सामान बेचने का बात हो रहा था, खरीदने का नहीं, जिससे उसमें भी प्रॉब्लम हुआ। पब्लिक सेक्टर रिमार्केबल कंट्रीब्यूट किया इंडिया के इकोनॉमी में। इंडस्ट्री का बेस स्ट्रांग हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, बैकवर्ड एरिया डेवलप हुआ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ये क्रिटिकल एनालिसिस है कि ग्रोथ तो हुआ लेकिन कई कई जगह प्रॉब्लम भी हुआ। तो क्या प्रॉब्लम हुआ? सर मोनोपोली बढ़ा पब्लिक सेक्टर का, हमारे पास फंड उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। कुछ पब्लिक सेक्टर तो भयानक लॉसेस खाए जो बंद हो गया लास्ट में। प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम अपॉर्चुनिटी दिया गया। तो ये था यूनिट 2। जो मैंने टॉपिक के अंदर जो कंटेंट में डेटा बोला उस डेटा का यहाँ चार्ट भी बना रखा है, पढ़ सकते हैं बाद में। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2।